मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार मोदी सरकार के द्वारा 22 बिल पेश किए गए हैं, जिसमें किसानों के द्वारा आंदोलन चलाए जाने के कारण तीन कृषि कानूनों की वापसी का भी बिल है। उन 22 बिलों में 10वें नंबर पर क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते होंगे, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ विस्तार से हम बताने के बारे में इच्छुक नहीं हैं। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में हमने सोचा और उसी पर आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। इनके इस फैसले से इतिहास में मैं खो गया, इतिहास के पन्नों को टटोलने लगा। देखा, समझा और सुना। देखा, समझा तो मुगल कालीन एक इतिहास के पन्ने से मुझे एक फैसला नजर आया। उस फैसले के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। ये साल 1717 का है, 1717। दिल्ली में फर्रुखसियर नाम का बादशाह गद्दी पर बैठा हुआ था। मेरी बात को जरा गौर से आप सुनिएगा। उसके शासनकाल में एक अंग्रेज सर्जन, उसका नाम ब्रफ्टन था, आया। सर्जन था, राजघराने से जुड़ा। राजघराने का उसने इलाज किया। मैं इस घटनाक्रम से कैसे इस प्राइवेटाइजेशन का संबंध है, मैं जरा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और उस इलाज में फर्रुखसियर पूर्णतः स्वस्थ हो गया। फोड़ा था उसके शरीर पर, जिसे गैब्रियल ब्रफ्टन ने ठीक कर दिया। अब जरा बारीकी यहां से शुरू होती है और एक एक शब्द को जरा गौर से सुने। गैब्रियल ब्रफ्टन ने इलाज के उपरांत जब सभा से विदा लेना चाहा, तो फर्रुखसियर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3000 रुपए। नहीं, पहले उसने तो ये कहा कि अंग्रेजों को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, कर रहित बिना टैक्स दिए भारत से व्यापार की अनुमति दे दी जाए। फिलहाल जब कोई बात रखी जाती है आर्थिक, तो समझौते भी होते हैं। कुछ पक्ष की बात मानी जाती है, कुछ प्रतिपक्ष की मानी जाती है। अंततः गैब्रियल ब्रफ्टन की बात को फर्रुखसियर 3000 रुपए वार्षिक शुल्क पर
ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की इजाज़त दे दिया। ये घटना बहुत छोटी है, मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूँ, जिसका नतीजा ये निकला कि कलकत्ता में कई तरह के व्यापारी थे। भारतीय व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे, डच थे, कुछ पुर्तगाली भी थे। सारे व्यापारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को छोड़ करके इतिहास साक्षी है, पुराने तरीके से टैक्स अदा करके व्यापार करने की छूट मिलने लगी। जिसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों को मात्र 3,000 रुपए दे करके करोड़ों अरबों का वो व्यापार करने लगे। और अंततः जो इंडियन व्यापारी थे, विदेशी अन्य व्यापारी थे, डच, पुर्तगाली, उन सभी लोगों को अंग्रेजों के अधीन व्यापार करने में सहूलियत होने लगी। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों को मात्र 3,000 रुपये सालाना कर देना था, तो ये सभी लोग अपने माल पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मुहर लगवा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को से सस्ते दामों पर व्यापार करने लगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की अकूत कमाई होने लगी। जिसका नतीजा यह निकला कि ये 3,000 रुपये की बात तो छोड़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये से अधिक लाखों रुपए की आमदनी भारतीय व्यापारी और विदेश के अन्य व्यापारियों से आमदनी होने लगी, क्योंकि वो उनके माल को ईस्ट इंडिया कंपनी का माल बता करके बाहर भेज देते थे। यकीन मानिए, इतिहास साक्षी है। उसके कुछ ही वर्ष बाद फर्रुखसिंह मर गया, देहांत हो गया। पर जब तक दिल्ली सल्तनत को ये बात पहुंची, तब तक पूरा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में जा चुका था। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मैं इसका संबंध बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से कर रहा हूं। कानून बना करके इस शीतकालीन अधिवेशन में क्रिप्टो करेंसी जो 10वें नंबर पर बिल पेश हुआ है, 12वें नंबर पर आपका बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का बिल पेश हो चुका है और पास भी हो गया होगा। सोचिए जरा, यही हमारे मोदी जी थे, कहते थे कि अब हर दुकानदार बैंक हो जाएगा। इस तकनीकी के युग में बैंकों के खर्चे को घटा सकते थे। कैसे, मैं बताने जा रहा हूं। बैंकिंग प्रणाली की तकनीकी बारीकी यह है कि सब कुछ अब सिस्टम से जुड़ गया है। सिस्टम यानी कि नेट। और ऐसी व्यवस्था 2019 में आरबीआई ने लॉन्च भी कर दी थी। एक मिनी एटीएम, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जो पूर्णतः सक्सेस था और फ्री ऑफ कास्ट 3 या 4,000 रुपए मिलता था, और जिससे निकासी की लिमिट आप बड़े एटीएम से जो निकालते हैं उतनी ही थी। मोदी जी का ही कहना था कि किसी व्यापारी के पास आप जाते हैं, सामान भी खरीदिए, पैसे का भुगतान भी करिए ऑनलाइन, और कैश की जरूरत भी उससे लीजिए। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसी बड़ी दुकान पर गए, 10,000 रुपए का सामान आपने लिया, 20,000 आपके एटीएम की लिमिट है,
उस व्यापारी के पास मान लीजिए 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और वो व्यापारी 10,000 के सामान के पैसे ले लेता और 10,000 आपको आपके एटीएम के माध्यम से निकाल के दे देता। वो 5 लाख रुपए की जरूरत कल उसको है व्यवसाय में देने की, बैंक में डालने की। 4 घंटे जब तक उसके पास है बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। मेरे कहने का मतलब, बैंक को एक किसी उद्योगपति को देने की बजाय रिटेलर, यानी कि हर गांव कस्बे में जो व्यापारी हैं इस तकनीकी के ज़माने में बतौर प्राइवेट सिस्टम के तौर पर बैंक को सपोर्ट करने लगे थे। और इस प्रक्रिया से बैंक के खर्चे बेहद कम हो गए थे। सोचिए, इससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन यह प्रोसेस मात्र 2 महीने चला और 1 सितंबर 2019 को मोदी जी ने इसको प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट नहीं, सॉरी माफी चाहता हूं, 1 सितंबर 2019 को 2% टीडीएस काटने लगे, जिसकी वजह से यह सिस्टम दम तोड़ गया। आज घाटे को समझ करके अर्थव्यवस्था को इसे प्राइवेट कर रहे हैं। जरा सोचिए, प्राइवेट बैंकों की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। क्या ये गैब्रियल ब्रफ्टन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई छूट के समानांतर नहीं है? मैं आप सभी सुधी जनों से, दिव्य जनों से ये चाहता हूं, ये आर्थिक सुधार भारत के लिए एक आत्मघाती सुधार होगा। जैसे गैब्रियल ब्रफ्टन ने नींव रखती थी भारत के गुलामी की। बैंक यानी कि अर्थ, यानी कि हम अपनी छोटी छोटी बचत मध्यम वर्ग उसमें रखता है। तर्क और शब्दों के जाल में आप फंसा करके कह सकते हैं कि हम उनकी नकेल रखेंगे। और मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूं कि आज तक कितने भगोड़ों से, कितने बड़े लोगों से आप पैसा वसूल पाए हो, एक का जरा नाम तो बता दो। ये मैं शैलेश कुमार त्रिपाठी मोदी जी की इस नीति का पूर्णतः विरोध करता हूं और मानता हूं। गैब्रियल ब्रफ्टन को फर्रुखसियर के द्वारा दिए गए 1917 में, 19 सॉरी माफी चाहता हूं, 1717 में 3,000 रुपए सालाना पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाने वाले व्यापार की यह समानांतर है। मैं मोदी जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनकी कार्य प्रणाली पर आरोप लगा रहा हूं। सीधा आरोप लगा रहा हूं 2019 के बाद इनकी कोई भी आर्थिक पॉलिसी समझ से परे है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को, मेरी वॉइस को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा सुना जाए, समझा जाए, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए। वीडियो लंबी होती जा रही है और मैं समझता हूं कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया इस तकनीकी के ज़माने में
कोई ज़रूरत नहीं थी। जब शाखाएं खुल रही हैं, तकनीकी से पैसे निकाले जा रहे हैं, हर कस्बे में आप एक प्राइवेट बैंक खड़ा कर सकते हैं। उन्हीं नौजवानों को उन्हीं बैंकों से जोड़ करके रोजगार दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया। सीधे उद्योगपतियों को बेचने का फैसला ले लिया। धन्यवाद।